क्या आपने कभी अपने आसपास की समस्या को ध्यान से देखा है? जैसे स्कूल में पानी की बर्बादी, प्लास्टिक कचरे की बढ़ती मात्रा, भोजन का फेंका जाना, बिजली का अनावश्यक उपयोग, तालाबों और कुओं का सूखना, खेती में रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग। हो सकता है कि यही सब समस्याएं आपके राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रोजेक्ट की शुरुआत बन जाएं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप समस्या देखिए, प्रश्न पूछिए, शोध कीजिए और उसका समाधान खोजिए। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी NCSC, नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, बच्चों को अपने आसपास की स्थानीय समस्याओं पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का अवसर देती है। ये केवल मॉडल या चार्ट बनाने की कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसमें बाल वैज्ञानिक समस्या की पहचान करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं, जानकारी और आंकड़े एकत्रित करते हैं, प्रयोग या सर्वेक्षण करते हैं, परिणामों का विश्लेषण करते हैं और समस्या का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि NCSC प्रोजेक्ट इक्वल्स टू स्थानीय समस्या प्लस वैज्ञानिक अध्ययन प्लस व्यवहारिक समाधान। अब हम प्रोजेक्ट बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया, उसकी सारी स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 है अपने आसपास की समस्या को पहचानें। सबसे पहले अपने घर, स्कूल, गांव, मोहल्ले या शहर में मौजूद किसी वास्तविक समस्या की पहचान कीजिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्थानीय क्षेत्र से संबंधित हो। उस समस्या का समाज या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता हो, जिस पर बच्चे स्वयं जानकारी एकत्र कर सकें और जिसका कोई व्यवहारिक समाधान खोजा जा सके। उदाहरण के तौर पर, हमारे स्कूल में प्रतिदिन कितना पानी बर्बाद होता है? हमारे घरों में प्लास्टिक कचरा क्यों बढ़ रहा है? क्या रसोई के जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है? क्या पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक आज भी उपयोगी है? स्कूल में बिजली की खपत करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो स्थानीय और शोध योग्य समस्या को चुनें। अब ये महत्वपूर्ण है इसका दूसरा चरण कि आपने जो विषय चुना है उसको फोकल थीम मतलब मुख्य विषय और उप विषय से जोड़ें। आपने जो भी समस्या ली है उसका इस मुख्य विषय और किसी एक उप विषय से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष मतलब वर्ष 2026 और 27 की फोकल थीम है सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार। इसके अंतर्गत आप इन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट बना सकते हैं: अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण, भोजन, कृषि एवं स्वास्थ्य, सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग। अपने प्रोजेक्ट की थीम और उप विषय को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें। स्टेप 3 है प्रोजेक्ट का स्पष्ट शीर्षक बनाएं। आपको अपने प्रोजेक्ट का स्पष्ट और शोध आधारित शीर्षक तैयार करना है। जैसे हम पानी बचाओ लिखने की बजाय ये लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में पानी की खपत एवं बर्बादी का अध्ययन और संरक्षण के उपाय। इसी तरीके से
कचरा प्रबंधन के बजाय हम लिख सकते हैं विद्यालय में उत्पन्न जैविक, प्लास्टिक एवं कागज के कचरे का 1 माह का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा शीर्षक ये बताता है कि अध्ययन कहाँ किया गया है, किस समस्या पर किया गया है और अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप 4, शोध प्रश्न तैयार करें। प्रोजेक्ट में एक स्पष्ट शोध प्रश्न होना चाहिए। शोध प्रश्न वह मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर आप अपने अध्ययन से खोजना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे स्कूल में पानी सबसे अधिक कहाँ बर्बाद होता है? क्या विद्यार्थियों को कचरा पृथक्करण की जानकारी है? क्या एलईडी बल्ब के उपयोग से बिजली की खपत कम होती है? क्या रसोई के कचरे से तैयार खाद पौधों की वृद्धि में सहायक होती है? इसका अर्थ यह हुआ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट एक अच्छे प्रश्न से शुरू होता है। अगले चरण की तरफ चलते हैं। चरण 5, अपना उद्देश्य निर्धारित करें। अब हमें ये तय करना है कि हम अपने अध्ययन से क्या क्या जानना चाहते हैं। उसके आधार पर हम उद्देश्य छोटे, स्पष्ट और मापे जा सकने वाले बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, स्कूल में प्रतिदिन उपयोग होने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करना, पानी की बर्बादी वाले स्थानों की पहचान करना, विद्यार्थियों में जल संरक्षण संबंधी जागरूकता का अध्ययन करना, पानी की खपत कम करने के व्यवहारिक उपाय सुझाना, सुझाए गए उपायों के प्रभाव का परीक्षण करना। कुल मिला के हम कह सकते हैं, देखना चाहिए उद्देश्य तय करने के पहले कि हमें क्या जानना है, क्या मापना है और क्या सुधारना है। उद्देश्य बनने के बाद अगला चरण आता है परिकल्पना बनाने का। परिकल्पना का अर्थ है अध्ययन शुरू करने से पहले लगाया गया वैज्ञानिक अनुमान। जैसे उदाहरण के लिए, हमारा अनुमान है कि विद्यालय में पानी की सबसे अधिक बर्बादी नलों के खुले रहने और पाइप के रिसाव के कारण होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा अनुमान है कि कचरा पृथक्करण की जानकारी देने के बाद विद्यालय में मिश्रित कचरे की मात्रा कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना है हमेशा कि परिकल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य परिकल्पना को प्रमाणित करना नहीं है, बल्कि उसका निष्पक्ष रूप से परीक्षण करना है। परिकल्पना के पश्चात चरण 7 में हम ये देखेंगे कि हमने जो टॉपिक का चयन किया है उसकी पहले से उपलब्ध जानकारी का हम अध्ययन करें। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले विषय से संबंधित उपलब्ध जानकारी पढ़ने के लिए हम पुस्तकें देख सकते हैं। ये जानकारी हमें समाचार पत्रों से मिल सकती है, सरकारी रिपोर्ट से, वैज्ञानिक लेखों से, स्थानीय विशेषज्ञों से, किसान, कारीगरों और बुजुर्गों से तथा विश्वसनीय इंटरनेट स्रोतों से मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की नकल ना करें। प्राप्त जानकारी को समझकर अपने स्थानीय क्षेत्र में नया अध्ययन कीजिए। जानकारी लें लेकिन नकल नहीं, अपना मौलिक अध्ययन करें। चरण 8, इसमें हमें अगला जो कार्य करना है कि हम अपने शोध कार्य की योजना बनाएं। तो अध्ययन शुरू करने से पहले हमें पूरी कार्य योजना बना लेना चाहिए। इसमें तय करें अध्ययन कहाँ किया जाएगा, अध्ययन कितने दिनों चलेगा, किन लोगों से जानकारी ली जाएगी, कितने घरों, विद्यार्थियों या स्थानों का सर्वेक्षण होगा, कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए होंगे, कौन निरीक्षण करेगा, कौन आंकड़े लिखेगा, कौन फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करेगा और कौन रिपोर्ट तैयार करेगा। इसका मतलब हुआ कि हम पहले योजना बनाएं,
फिर अध्ययन करें। अगला चरण है वैज्ञानिक विधि का चयन करें। समस्या के अनुरूप उपयुक्त शोध विधि का चुनाव करना है। आप इनमें से किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे निरीक्षण, घटनाओं और परिस्थितियों को ध्यान से देखना और दर्ज करना, सर्वेक्षण, प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से जानकारी प्राप्त करना, साक्षात्कार, किसानों, शिक्षकों, डॉक्टरों, कारीगरों या स्थानीय विशेषज्ञों से बातचीत करना, मापन, वजन, लंबाई, तापमान, समय, मात्रा, बिजली या पानी की खपत मापना, प्रयोग, किसी विचार या समाधान का नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण करना, तुलनात्मक अध्ययन, दो स्थानों, दो विधियों या अध्ययन से पहले और बाद की स्थिति की तुलना करना। आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि केवल राय नहीं, मापन योग्य प्रमाण जुटाएं। अगला चरण है आंकड़े एकत्रित करें। अब हमें वास्तविक क्षेत्र में जाकर व्यवस्थित रूप से आंकड़े एकत्रित करना है। इसमें ध्यान रखें, नमूने की संख्या पर्याप्त हो, सभी स्थानों पर एक जैसी विधि अपनाई जाए, मापन के लिए सही उपकरण होना चाहिए, तारीख, समय और स्थान दर्ज किए जाएं। आंकड़े अनुमान से नहीं बल्कि वास्तविक मापन से लिए जाएं और आवश्यकता होने पर अध्ययन को दोहराया जाए। उदाहरण के लिए कचरा अध्ययन में प्रतिदिन कचरा एकत्रित करें, उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटें, प्रत्येक श्रेणी का वजन करें और परिणाम लॉगबुक में लिखें। एक महत्वपूर्ण चरण है अगला कि हमें नियमित लॉगबुक बनाना है। प्रोजेक्ट के पहले दिन से एक लॉगबुक या प्रोजेक्ट डायरी बनाना है। इसमें हमें लिखना है दिनांक, समय और स्थान, उस दिन किया गया कार्य, निरीक्षण, माप और आंकड़े, प्रयोग में किए गए बदलाव, सामने आई कठिनाइयाँ, टीम के सदस्यों की भूमिका, विशेषज्ञों से मिली जानकारी तथा अगले दिन की कार्य योजना। लॉगबुक ये प्रमाणित करती है कि प्रोजेक्ट वास्तव में बच्चों ने स्वयं तैयार किया है। हर दिन का काम उसी दिन लॉगबुक में दर्ज करें। अगले चरण में हमें एक बहुत ही विशेष काम करना है कि हम आंकड़ों का विश्लेषण करें। सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। तो आंकड़ों को तालिकाओं, प्रतिशत, औसत, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुल कचरे में भोजन के कचरे का कितना प्रतिशत है, किस दिन सबसे अधिक पानी उपयोग हुआ, किस स्थान पर बिजली की खपत सबसे अधिक रही, जागरूकता अभियान से पहले और बाद में क्या परिवर्तन आया। तो एक ही बात कहने में आती है यहाँ पर कि डेटा को बोलने दीजिए, आंकड़ों को बोलने दीजिए, हम कम बोलें, हमारे आंकड़े ज़्यादा बोलें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चरण है कि हम परिणामों की व्याख्या करें। अब जो प्राप्त परिणाम हैं उनको ध्यान से समझिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजिए, जैसे आंकड़ों से क्या पता चला, समस्या का मुख्य कारण क्या था, क्या आपकी परिकल्पना सही सिद्ध हुई, क्या कोई अप्रत्याशित परिणाम मिला, अलग अलग स्थानों या समूहों में क्या अंतर पाया गया, आपके अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या रही। ध्यान रखें, निष्कर्ष वही लिखें
जो आंकड़ों से प्रमाणित होता है। अगले चरण की ओर चलते हैं कि अब हम समाधान विकसित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रोजेक्ट में समस्या का समाधान बहुत महत्वपूर्ण है। समाधान सरल, कम लागत वाला, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, सुरक्षित, वैज्ञानिक और आसानी से अपनाया जा सकने वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए रिश्ते हुए नलों की मरम्मत करें। पानी बचाने वाला कम लागत का उपकरण हो सकता है। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग डिब्बे। जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाना। बिजली उपयोग की निगरानी सूची। वर्षा जल संचयन का छोटा मॉडल या पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना। अर्थात समाधान केवल सुझाएं नहीं, उसका परीक्षण भी करें। तो अगला चरण भी यही है कि हम समाधान का परीक्षण करें। अपने समाधान को कुछ दिनों तक हम लागू करें और उसका प्रभाव मापें। जागरूकता से पहले, उदाहरण के लिए जागरूकता से पहले और बाद में पानी की खपत की तुलना करें। कंपोस्ट उपयोग वाले और बिना कंपोस्ट वाले पौधों की वृद्धि मापें। एलईडी लगाने से पहले और बाद में बिजली की खपत देखें। कचरा पृथक्करण व्यवस्था से पहले और बाद में मिश्रित कचरे का वजन करें। इससे ये पता चलेगा कि आपका समाधान वास्तव में प्रभावी है या नहीं। अब आते हैं हम निष्कर्ष और सुझाव की ओर। अध्ययन के अंत में संक्षिप्त और स्पष्ट निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष में शामिल करें अध्ययन की मुख्य खोज, समस्या के प्रमुख कारण, परिकल्पना का परिणाम, समाधान का प्रभाव तथा भविष्य के लिए सुझाव। सुझाव ऐसे हों जिन्हें स्कूल, परिवार या समुदाय वास्तव में अपना सके। अब हमारा काम लगभग हो चुका है, तो अब हमें अगले चरण के रूप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है।